नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC। ठीक है, अब इसका थर्ड रन स्टार्ट होने वाला हो गया है आज से। अब देखो बात ऐसी है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बेसिकली ये देखो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें 2 बार तो इसको ऑलरेडी रन किया जा चुका है, तीसरी बार अब किया जा रहा है। ये कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर? ये देखो सर्न जो है, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे लोकेटेड एक लेबोरेटरी है अंडरग्राउंड। उस लेबोरेटरी में ही ये इंस्ट्रूमेंट या फिर ये कहो ये पूरा सेटअप डाला हुआ है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पर हाई स्पीड हाई एनर्जी पे प्रोटॉन्स को कोलाइड कराया जाता है। और कॉलिजन की रेट आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सेकंड में, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ प्रोटॉन का कॉलिजन कराया जाता है। ये देखो प्रोटॉन टू प्रोटॉन कॉलिजन कराया जाता है, टकराया जाता है 1 सेकंड में 1.6 बिलियन प्रोटॉन्स को। इसमें मेन टारगेट क्या है कि एक जो फिजिक्स का जो बेस है, मतलब जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो ये यूनिवर्स का बनना है, एटम फॉर्मेशन है, इसकी पूरी डिटेल गेन करना इसका टारगेट एक्सपेरिमेंट का। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट टाइम रन जब किया गया था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को, वो डेट थी 4 जुलाई 2012। तो उस टाइम पर आप देखो सर्न ने अनाउंस किया कि हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है, उसके बारे में पता पड़ा था। हिग्स बोसोन के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से पढ़ना है, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था, इसके फर्स्ट रन में इसका पता पड़ा था। फिर उसके बाद में सेकंड रन हुआ 2015 से लेकर के 2018 के बीच में। उसमें 5 गुना ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाए थे फिजिकल रियलिटी के बारे में। उसके बारे में तीसरे रन की हम बात करें तो तीसरा रन आज से स्टार्ट हो गया, जो कि 2022 तक चलेगा, जहाँ तक है सॉरी आने वाले 2-3 साल तक चलेगा। ठीक है, 2022 से स्टार्ट हो गया। तो इसमें आप देखो कि फर्स्ट रन में जितना डेटा मिला था उसका लगभग 20 गुना डेटा अभी मिल पाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ाई जा रही है अननोन चीज़ों के बारे में। जैसे डार्क मैटर है, उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वे में थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी है। तो एक बार आप ये करना, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यूपीएससी। और ये जो सर्न है ना, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न जो है वर्ड, ये देखो फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच के ये एब्रिवेशन है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, तो इसके बारे में आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक बार पढ़ लो। बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ खास दिया हुआ था नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ स्टॉक मार्केट्स आर वैल्यूड, कि कैसे स्टॉक मार्केट में वैल्यूज़ क्रिएट होती है। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया का सेंसेक्स है, यूएस में भी अलग अलग जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें वैल्यूएशन आ रही है, कंपनीज़ की वैल्यूज़ आती है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंडर लाया गया, उसको निकाल के ले जाया जा रहा है इंडिया जैसे कंट्रीज से। ठीक है, और जो हम कई बार बात भी करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट अभी ये है हमारा मेन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये रिलीज़ की है, जो कि साल में 2 बार आती है, जिसमें ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग सेगमेंट्स में कितना क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये देखा गया है कि एक तो ये चीज़, मतलब बहुत सारी डिटेल दी जाती है, पर इसमें हमारा जो अभी का कंटेक्स्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो एक तो इक्विटी मार्केट होता है, एक डेट मार्केट होता है, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जब उधार लिया जाता है ना, जिसको हमें ब्याज के साथ रिटर्न करना होता है, ठीक है, वो होता है डेट मार्केट। फ़र्क इतना सा है कि जब आप पैसा दोबारा लेकर के रिटर्न करते हो तो उस टाइम पर आप ब्याज ना दे करके आप पहले ही एक बॉन्ड रिलीज जब करते हो तो उसके बदले में आपको पैसा पहले ही कम मिल जाता है। जैसे मान लो एक बॉन्ड है 100 रुपये का, कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप उसको कितने रुपए में दे दोगे? 95 रुपीज़ में। आपको मिल गए कितने? 95 रुपीज़, और अगला बंदा ले लेगा बॉन्ड। हो गया एग्रीमेंट। अब उस बॉन्ड पे लिखा हुआ रहेगा कि हाँ जी 1 साल 2 साल 5 साल
15 दिन 20 दिन जितना भी है, इतने दिनों के अंदर आपको रिटर्न कर देना है वो बॉन्ड को। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो लिखा हुआ जो टेन्योर है, टाइम है, वो कंप्लीट होगा, तो जिसका पैसा था, जिसने हमें पैसा दिया था 95 रुपीज़, वो बंदा आकर के हमसे मांग लेगा कि जी मेरे रुपए दे दो। अब बॉन्ड पे कितने रुपए लिखे हुए थे? 100 रुपये। आपने कितने लिए थे? 95 रुपये। अब जब वो बॉन्ड हम वापस लेंगे ना उस बंदे से, तो अब हमें पे करने होंगे 100 रुपये। तो इस तरीके से कितने रुपए कमा लिए उसने? यहाँ पर कितना वो हो गया बेनिफिट? 5 रुपये का, राइट। तो इस तरीके से बॉन्ड मार्केट काम करता है। मतलब जितनी फेस वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू में आप बॉन्ड को सेल करते हो, और फिर बाद में जितनी फेस वैल्यू होती है उतना आप पे कर देते हो। तो जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टर को मिल जाता है। तो ये तो डेट मार्केट हो गया। इक्विटी मार्केट में क्या होता है? कोई भी कंपनी होती है उसमें आप शेयर होल्ड करते हो। दैट मीन्स आप मालिकाना हक जताते हो कि जी हमने शेयर परचेज कर लिए, अब हमारा है, चाहे 2 रुपए के मालिकाना हक, पर है जरूर हमारा। जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने शेयर लॉन्च किए और एक शेयर उसका 130 रुपए का है, तो हमने 260 रुपए डाल दिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं 260 रुपए में काम चल जाएगा, पर 260 रुपए डाल दिए तो आपके पास में कितने शेयर्स आ गए? 2 शेयर्स आ गए कि नहीं? अब आप हिस्सेदार हो गए 2 शेयर्स के। अब वो कितने शेयर्स उस कंपनी ने लॉन्च किए हैं, कितनी वैल्यू आ रही है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट इक्विटी में क्या होता है? हिस्सेदारी बनती है। डेट में क्या होता है? उधारी का मामला होता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो क्या है कि हमारे यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, पर इज्जत बचा रखी है हमारे जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने। दैट मीन्स जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर डोमेस्टिकली, इंडियंस, उन्होंने थोड़ा बहुत अभी बचा रखा है इंडियन मार्केट को। बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है वहाँ से पैसा निकाल करके लेके जा रहे हैं। वैसे देखा जाए ना तो 2020 से 2021 के बीच में एक पैराडॉक्स देखने को मिल रहा था। क्या? कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जा रही थी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस में, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट स्टॉक मार्केट था वो बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहा था। दिसंबर 2021 तक आते आते आप देखोगे कि सेंसेक्स जो था वो 50,000, 55,000, 60,000 ऐसे हाइक पे चल रहा था। ठीक है, पर उस टाइम पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतनी नहीं थी क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव आने का डर था, और कोरोना इतना जल्दी पीछे गया भी नहीं था। तो वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़ अभी क्लियर हो गई। क्या? कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी अभी स्टैग्नेंट हो गई, रुकी हुई है, और अब स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का, कि इंडिया में जो सेंसेक्स है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि भाई आपके यहाँ पर जितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको आप बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हो, जिससे कि बाहर के इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ जी इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जिससे वो और इन्वेस्ट करें। तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मार्केट राइज हो रहा है ना, शेयर्स की वैल्यू अप जाए, इन्वेस्टमेंट अप हो रहा हो, लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो उसको बुलिश मार्केट बोलते हैं। बुलिश का मतलब राइज होता हुआ। और जब डाउन आता है ना मार्केट, उसको बोलते हैं बियरिश। अभी क्या चल रहा है? बियरिश। दैट मीन्स डाउनफॉल चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यही चीज़ बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि कैसे कैलकुलेट होता है जी हमारे यहाँ पे जो भी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन कैलकुलेशन होती है। तो इसका देखो सिंगल शॉट फॉर्मूला तो है नहीं कुछ। इसमें 12 मंथ ट्रेलिंग पीई रेशियो देखा जाता है। पीई स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग, कि आपने कमाया कितना, लगाया कितना, उसका रेशियो आप देखते हो कितना, पिछले 12 महीनों का। उससे आपको कैलकुलेशन का आइडिया लग जाएगा कि वाकई में स्टॉक मार्केट कितना परफॉर्म कर रहा है। एक होता है 12 मंथ फॉरवर्ड पीई रेशियो। दैट मीन्स आपको क्या लगता है कि आने वाले 12 महीनों में कितना पैसा लगाओगे, कितना कमाओगे, उसका रेशियो। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये देखी जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, कि एक देश की जीडीपी की बात करें, हमारे देश की जीडीपी, और वाकई में जितनी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनका कितना वर्थ है, उसका रेशियो क्या आ रहा है, वो चीज। और चौथी चीज बॉन्ड इक्विटी यील्ड रेशियो, कि एक तो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा डेट मार्केट में, एक इक्विटी मार्केट में, और इन दोनों का रेशियो देखा गया कि कहां पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो उस रेशियो का। तो ये 4 ऐसे चीजें हैं, इन चीजों के बेसिस पे स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है। 12 मंथ ट्रेलिंग मतलब पिछले 12 महीनों का कैलकुलेट करते हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आने वाले 12 महीनों का एस्टिमेशन लगाया जाता है, कितनी बड़ी कंपनियों ने अपने आप को कैपिटलाइज करा रखा है, मतलब एनलिस्ट करा रखा है। जैसे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज को
एनलिस्ट किया जाता है मेनली, ठीक है। और बाकी फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग लेवल पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग कंपनियों को वहां पे लिस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि लोग शेयर खरीद सके और उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो जो लिस्टेड कंपनीज है उस स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें आप देखो कि कितना उनकी वर्थ बन रही है, ठीक है। और उसको आप जीडीपी के साथ में रेशियो निकाल लो, तो जितना ज़्यादा अच्छे से कैपिटलाइजेशन है उतना ही ज़्यादा यूँ मानो कि अच्छा कंसिडर हो रहा है। अच्छा, जीडीपी भी नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, करंट रेट्स पे। और चौथा चीज़ आपको पता है, बॉन्ड और इक्विटी, इन दोनों में कितना इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है। अगर डेट मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है बॉन्ड मार्केट में तो वो देखो, इक्विटी मार्केट में हो रहा है तो वो देखो, दोनों के रेशियो। तो इस तरीके से ये 4 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे एक स्टॉक मार्केट में वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। ये जो बॉन्ड इक्विटी अर्निंग यील्ड रेशियो है ना, इसको बीर भी बोला जाता है, BEER, ठीक है ना। इसमें ये देखा जाता है कि बॉन्ड पे इन्वेस्टर को कितना फायदा हो रहा है और इक्विटी पे इन्वेस्टर को कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इक्विटी से जो फायदा हो रहा है, इक्विटी का मतलब शेयर खरीदने से किसी को फायदा हो रहा है, उसको अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो पूरे जितने स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनियां एनरोल्ड हैं उनके शेयर वैल्यूज से डिवाइड कर दें तो आपको इक्विटी का इंडेक्स निकल के आ जाएगा। सेम तरीका आप बॉन्ड के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बॉन्ड के लिए इतना कैलकुलेशन करना, बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि कैसे कैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। बड़ी माइनर चीज़ है, ठीक है। वैसे आजकल इन पे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो थोड़ा एक बार आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देखा जाए तो अगर यहाँ पे तो इसमें अर्निंग कितनी हो रही है एक शेयर पर, उसको डिवाइड कर दो उसकी प्राइस से, तो आपको एक इक्विटी पे यील्डिंग, दैट मीन्स कमाई कितनी हो रही है वो पता पड़ जाएगा। सेम चीज़ आप बॉन्ड पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में रिलेटिविटी निकल के आती है। अगर बॉन्ड में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो लोग इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है भाई। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से लोगों को रिस्क नहीं रहती, पैसा लगाया, उधार लेने वाली कंपनी फायदे में जाए या ना जाए, मुझे तो मेरे बॉन्ड के पैसे मिल जाएंगे। इक्विटी में क्या होता है कि अगर मैं कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा निकल के आ जाएगा, और अगर कंपनी नुकसान में गई तो मुझे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो इक्विटी में तो क्या होता है, हिस्सेदारी वाली बात हो गई। बॉन्ड थोड़ा सा सेफ रहता है। तो अगर BEER की वैल्यू 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तब तो देखो ओवर वैल्यूड बोला जाता है, और अगर 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड बोला जाता है। तो सेंसेक्स के लिए बोला जाता है कि ओवर वैल्यूड है, ऐसे बताया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, चारों के पॉइंट को अच्छे से देख लेना कि कैसे एक स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट देखो, रेस्टोरेंट या होटल्स अब जो है वो सर्विस टैक्स या फिर सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे किसी भी कस्टमर से, और ये एक वॉलंटरीली पे करने वाली बात है। इसका मतलब बिल में किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विस चार्जेस का नाम लेकर के कस्टमर पर बर्डन नहीं डाला जाएगा। कस्टमर को पता होगा कि वो बिल पे कर रहा है तो वहाँ पर सर्विस चार्ज दे रहा है या नहीं। अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, और अगर वो मना कर दे कि जी मुझे नहीं देना, तो मना भी कर सकता है। ये गाइडलाइंस इशू किसने की है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, जो कि मंडे से हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर कस्टमर को लगे बिल पे करने के बाद में कि जी यहाँ पर गलत तरीके से सर्विस चार्जेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो आप 1915 पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और बाकी बेस से देखा जाए तो क्या गाइडलाइंस में बातें बोली है वो यहाँ पर दी हुई है। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, कि छुपा करके मतलब कस्टमर को मतलब पागल बना करके पैसे नहीं लिए जा सकते अब सर्विस चार्जेस के नाम पर, कि हाँ जी इतना तो सर्विस चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो फोक हीरो, आंध्रा रीजन के फोक हीरो अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में देखो आपने ज़रूर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। तो उन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी 125th एनिवर्सरी जो है वो मंडे से सेलिब्रेट हो रही है। 30 फुट का एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे आंध्रा में, वहाँ पर। तो अल्लूरी सीताराम राजू की अगर बात करें, इनका जन्म कब हुआ, देखो आज के टाइम के आंध्र प्रदेश में 1897 या 1898 के लगभग इनका जन्म माना जाता है। ये सन्यासी हो गए थे 18 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद में इन्होंने
कुछ पावर्स गेन की, और साथ में जंगल में रहते थे तो लोगों का भला भी करते थे, लोगों को ठीक भी किया करते थे, ट्रीट भी किया करते थे, जानवरों को ट्रीट किया करते थे, और जानवरों को टेम कैसे कंट्रोल किया जाता है वो चीज़ें इनके पास में मतलब अच्छे खासे इन्होंने सीख ली थी। ब्रिटिश के ख़िलाफ़ में इन्होंने अपनी मुहिम शुरू की तब जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 के बेसिस पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने से, जैसे कि रूट्स, लीव्स, इनको कलेक्ट करने से ट्राइबल पीपल को रोकना शुरू कर दिया। क्योंकि कॉलोनियल्स का ये था सोचना, कॉलोनियल पावर दैट मीन ब्रिटिश का, कि पोडू दैट मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से बोले ये जंगलों को काटेंगे, और ये जंगल काटेंगे तो हम हमारे लिए कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए लकड़ी कहाँ से यूज़ करेंगे। तो ऐसे में ट्राइबल्स को अलाउ नहीं किया गया था, मतलब रोकना शुरू कर दिया, पनिश करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैसे भी करके अब ब्रिटिश राज को हमें सबक सिखाना ही है। ठीक है, तो ये 1882 का फॉरेस्ट एक्ट था। इसके बेसिस पे अल्लूरी सीताराम राजू ने फिर बाद में अपना एक मूवमेंट शुरू किया जिसको हम रंपा रिबेलियन या भी बोलते हैं, या फिर इसके अलावा दूसरा नाम है इसका, यहाँ पर देख सकते हो, मान्यम। ठीक है, मान्यम रिबेलियन और रंपा रिबेलियन, ये एग्जैक्टली आप देख सकते हो। जो RRR मूवी आई थी ना, वो मूवी इसी थीम पर बेस्ड है सारी। ठीक है, तो देखा जाए तो ट्राइबल्स को कंट्रोल करने के लिए कॉलोनियल पावर ने क्या किया था, मुट्टेदार मतलब विलेज हेडमैन को अथोराइज कर दिया कि भाई ट्राइबल्स कोई भी जंगल में ना जाए। ठीक है, अब ऐसे में विलेज हेडमैन को एम्पावर तो किया, पर दूसरी तरफ उनकी पावर को कर्टेल भी कर दिया, रिड्यूस भी कर दिया, जिससे कि वो खुद भी नाराज़ थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से। ओवरऑल अगर देखें तो मुट्टेदार और ट्राइबल्स दोनों ने मिलकर के अपनी तरफ से ये रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। मेन तरीका था गुरिल्ला वॉर, छुप कर के अटैक करना। ठीक है, और आप देख लो इसी रिबेलियन को हम बोलते हैं रंपा रिबेलियन, जो कि हम पीजेंट्स के बारे में, ट्राइबल रिबेलियंस के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। देखो, राजू को फिर बाद में पकड़ लिया जाता है, फिर बाद में फांसी की सज़ा भी दे दी जाती है। ठीक है ना, तो ये अगस्त 1922 में स्टार्ट होता है ये रिबेलियन। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से एरिया में, एक तो चिंतापल्ले, कृष्ण देवीपेटा और एक राजा वोमग्गी, यहाँ पर जो पुलिस स्टेशंस थे गोदावरी रीजन में, वहाँ पर इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू है ना, इनके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। इकोनॉमी पेज पे है बात, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्जर के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, देखो आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक पहले 27 थे, फिर उसके बाद में मर्जर करते करते अभी फाइनल कितने बैंक्स रह गए हैं, केवल 12 बैंक्स। क्यों मर्ज किया गया था, मर्जर के क्या पर्पस थे, इसके पीछे एक तो ये था कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जो भी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के बैंक है। और दूसरा क्या हो जाता है कि बैंक जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, कि दो बैंक्स को एक साथ ला करके हम बड़े बैंक बना देंगे जो कि नेशनल लेवल पर भी स्ट्रांगली परफॉर्म करेंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगा। एक तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है, आज जिस तरीके से नेट बैंकिंग हो रही है हम यूज़ करते हैं, इससे बड़ा एफिशिएंटली ट्रांजैक्शन हो पाता है, और इन बैंकों के ऊपर जो मर्जर हुआ था उसके बाद में लागत भी कम आ गई। ठीक है, इससे आप देखो अभी 10 बैंकों को मर्ज किया गया, पीएसयूज़ की बात करें, और टोटल अभी बैंक कितने हैं, केवल 27। मर्जर की बात करें तो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इन दोनों को तो मर्ज किया किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे में ओवरऑल कौन सा बैंक रह गया इन तीनों को मिला करके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1। सिंडिकेट और कैनरा बैंक को ज्वाइन कर दिया और किस में डाल दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, और ठीक है ये हो गया यहाँ तक। सिंडिकेट बैंक है, हाँ यहाँ तक, सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया कैनरा बैंक के साथ में, डन। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मर्ज किया पीएनबी में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया इंडियन बैंक में। तो इस तरीके से ये मर्जर हुआ। इसके अलावा देना बैंक, विजया बैंक, इन दोनों को मर्ज किया बड़ौदा बैंक में, हो गया। और जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये अलग अलग थे ना स्टेट बैंक्स एसोसिएट्स, उनको मर्ज कर दिया एसबीआई में। तो ऐसे ओवरऑल देखो ना, तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट कौन से बैंक का है, अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें मर्जर के बाद में, तो वो है एसबीआई का, कितना 22%। दूसरे नंबर पे पीएनबी है 8% के साथ में।
बाकी 2 बैंक्स ऐसे हैं जिन पर गवर्नमेंट का निशाना है कि हम इनको प्राइवेटाइज करें, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों को अभी तक मर्ज नहीं किया है, तो इनके प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे में एक तो क्या क्या पॉइंट यहां से निकल के आते हैं। नंबर 1, मर्जर में कौन कौन से बैंक्स का मर्जर हुआ, अभी कितने बैंक्स हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट किस बैंक का है, क्या बेनिफिट होते हैं इसके, क्या टारगेट थे गवर्नमेंट के, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इस टॉपिक को आप एक बार तैयार कर लेना कि जो कंसोलिडेशन ऑफ द बैंक्स है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है, कैसे कैसे इसका प्रोसेस शुरू होता है, वो जान लेना एक बार आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी के द्वारा अभी रैंकिंग रिलीज की गई है। रैंकिंग का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टार्टअप बेस्ट इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म किन स्टेट्स ने किया है, गुजरात और कर्नाटका ने, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स की कैटेगरी में ये दोनों टॉप पे रहे हैं। मेघालय, जहाँ की छोटे स्टेट्स की हम बात करें, जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, उसमें मेघालय ने टॉप किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड और लक्षद्वीप, इन्होंने डेटा दिया नहीं, तो यहाँ से पार्टिसिपेशन आया नहीं। बाकी केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, इनको टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा है। पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, इनको लीडर्स की कैटेगरी में रखा है। तो कैटेगराइजेशन आप जरूर देखोगे, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर और लीडर्स, ये 3 कैटेगरीज में डिक्लेरेशन दिया है और डीपीआईआईटी के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की गई है बेस्ट इन स्टार्टअप इकोसिस्टम का। ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल न्यूज़ है वो देखो, उज्बेकिस्तान में एक अनरेस्ट हो गया, एक एरिया उज्बेकिस्तान में जिसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, काराकल्पाक्स्तान। काराकल्पाक्स्तान, यहाँ पर क्या है, इसको ऑटोनॉमी दे रखी है इस रीजन को। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान में इस तरीके की बातें होने लग गई कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, वहाँ की उज्बेकिस्तान की ने, कि अब हम जो है यहाँ की ऑटोनॉमी को रिड्यूस करेंगे। इतने में वहाँ पर प्रोटेस्ट हो गया, जिसके चलते 18 लोगों की डेथ हो गई। पर सवाल ये है कि उज्बेकिस्तान कहाँ पर है और कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो देखते हैं हम एक बार। ये आपके सामने स्क्रीन पर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऊपर बॉर्डर देख सकते हो कजाकिस्तान से शेयर हो रही है, नीचे तुर्कमेनिस्तान से। ये देखो, आप देख सकते हो अरल सी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है। इसके अलावा एक और लेक यहाँ पर देख सकते हो, जो कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे है, दैट इज़ सारे कामशा। ठीक है, सारे कामिश, सारे कामिश। ठीक है, लेक ये भी आप इधर देख सकते हो, लेक एडारकुल। और उज्बेकिस्तान की और कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये इस वाले एरिया में आप देख सकते हो, कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान बॉर्डर किस किस के साथ शेयर कर रहा है, कजाकिस्तान इधर, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा नीचे आओ, अफ़गानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर हो रही है थोड़ी सी, ये देखो, और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। कुछ बचा है तो हाईलाइट कर दिया मैंने, न्यूज़पेपर में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसमें। थैंक यू।